हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ऑल नॉट सेट PYQs, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अपन इस सेशन में करने वाले हैं। ऑलरेडी अपन ने सेशन स्टार्ट कर दिया है। वो क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर नॉट सेट्स नाम से बना रखी है प्लेलिस्ट। उसमें अपन ने 2023 का पेपर सॉल्यूशन किया था, मतलब हर एक क्वेश्चंस को डील किया था। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस को किया था, साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी किया था। और जो भी आपका ये 2023 का था मेमोरी बेस्ड की क्वेश्चंस थे, सारे के सारे 2023 नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब इस सेशन में अपन बात करने वाले, आज से अपन सेशन स्टार्ट करेंगे नॉट सेट। ये आपका होगा 2022 का पेपर। 2022 के इमेज बेस में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको भी अपन डील करेंगे। पूरे के पूरे 100 MCQ सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस को भी इसमें 7 क्वेश्चन करेंगे जो आपके नॉन नर्सिंग के पार्ट में थे, उनको भी अपन डील करेंगे। मेमोरी बेस पेपर रहने वाला है ये, मतलब मेमोरी बेस से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं कि आपके 2022 में नॉट सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। पर क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना। जो भी आपके ये 2022 का पेपर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि PYQs रिपीट्स होते हैं। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर आप मेरे क्लासेस कंटिन्यूसली वॉच करते हो तो अपन हर एक सेशन को डील करेंगे जो PYQs में आपके पूछे गए थे नॉट सेट में। तो बने रहेगा लास्ट तक। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो सो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। कुछ आपको वहाँ पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे PYQs के तौर पे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 100 MCQs रहने वाले हैं। अपन बारीकी से सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ दिस इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एक्सेप्ट। इनमें से ऐसे कौन से, अपन बोल सकते हैं इनमें से ऐसे कौन सी जो भी आपकी फ्रूट्स हैं उनमें आयरन का एब्जॉर्प्शन देखने को, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज देखने को मिलता है एक्सेप्ट ए को छोड़ के। तो आंवला में देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है और स्प्राउट्स में भी देखने को मिलता है। आपके कर्ड में देखने को नहीं मिलता है। अपन बोल सकते हैं दही में, छाछ में नहीं देखने को मिलता है आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे अपन। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस इज सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो इनमें से सारे आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के नहीं देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जो आपका मेनोरेजिया होता है ये देखने को नहीं मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट देखने को मिलेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये चेंजेज आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं। एक बार इसको भी डील जरूर कर लेना। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा को बहुत ही बारीकी तरीके से सॉल्व जरूर कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो सकते हैं इन दोनों टॉपिक से। नेक्स्ट इमेज है, ये आप देख लो। इमेज किसकी होगी, आइडेंटिफाई द इमेज। ये किसकी इमेज होगी आपके, जो एक टैब की तरह दिख रही है। तो ये आपकी क्या होगी, हार्मोनिक स्काल्पल। ये एक हार्मोनिक स्काल्पल होती हैं, ध्यान रख लेना। हार्मोनिक स्काल्पल कैसे दिखती हैं, ये ऐसे दिखती हैं। तो इसकी इमेज ज़रूर याद रख लेना, हार्मोनिक। दिस इज़ द हार्मोनिक स्काल्पल। क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हार्मोनिक स्काल्पल।
हार्मोनिक स्काल्पल, नहीं भूलना, कभी मत भूलना इस इमेज को, इम्पोर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकती हैं हार्मोनिक, तो याद ज़रूर कर लेना, स्टूडेंट्स। हार्मोनिक स्काल्पल, दिस इज द हार्मोनिक स्काल्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपके इमेज बेस का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बता सकते हो आराम से। आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस इज द फॉली कैथेटर, फॉली कैथेटर। दिस इज द फॉली कैथेटर, ये तो आपको पता होगी इमेज। फॉली कैथेटर का कई बार क्वेश्चन आपके नोट्स में पूछा गया है, कई बार, मतलब 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है ये फॉली कैथेटर। दिस इज द फॉली कैथेटर। नेक्स्ट इमेज, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर इज यूज्ड इन, ये इंस्ट्रूमेंट किस में यूज में लिया जाता है, तो ये आपका यूज लिया जाता है थायरॉइडेक्टोमी के दौरान। किसमें? थायरॉइडेक्टोमी, याद रख लेना, ओमी में यूज लिया जाता है, ओमी मतलब इंसिजन। थायरॉइडेक्टोमी, थोरेकोटोमी में यूज नहीं लिया जाता है, थोरेकोटोमी मत करके आ जाना एग्जाम में। ये किस में यूज लिया जाता है? आपके थायरॉइडेक्टोमी में, थायरॉइडेक्टोमी में, थायरॉइडेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी में ये इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो LBW का मतलब क्या होता है? 6th क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट बेबी। LBW उसका मतलब है कि अगर आपके बेबी का वेट 2.5 kg से कम है तो वो आपका क्या कहलाएगा? लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 2.5 kg का ही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 2.5 kg। 3rd kg नॉर्मल हो सकता है, 1.5 kg से बहुत कम हो जाएगा, 1 kg तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में हो जाएगा। तो लो बर्थ वेट क्या होगा? 2.5 kg से अगर आपका बेबी का वेट है तो वो आपका लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा, LBW वेट कहलाएगा आपका बेबी का। तो ध्यान रख लेना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कॉपर टी 380। देखो कॉपर टी कितना? 380। 380 इज इफेक्टिव फॉर हाउ मैनी ईयर्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कितने ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में? 10 ईयर्स तक। ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में कितनी बार भी पूछ लिया गया है। हाँ, अब नॉट सेट की भी बात करते हैं, उसमें भी ये 10 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। या तो इसकी इमेज दे दी या इसका इफेक्टिव पूछ लिया, ईयर्स के लिए कितनी ईयर्स तक ये इफेक्टिव रहती हैं, तो आपके ये 10 ईयर्स तक ये इफेक्टिव रहती है कॉपर टी 380। ये इमेज भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज, ये आपके कौन से ब्लेड की साइज होगी? तो आइडेंटिफाई मैंने अभी मतलब पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि आपका जो 11 हो गया और 15 हो गया, 11-15 ब्लेड की साइज़ याद कर लेना। और एक 22, 23, 21, हाँ 21 ज़्यादा ही है, तो 22 और 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन इमेज को आप ज़रूर याद रख लेना। किनको? 11, 15, 22, 23 और 21, और एक 20 के भी देख लेना साथ में। ये 4-5 इमेज आप जरूर देख लेना, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नहीं पूछा जाएगा, देख लेना, मतलब इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली यही यूज में ली जाती हैं, इन्हीं से ही पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, यही पूछा जाता है। हो गई 11, 15 और 22, 23 और 21। तो इसको अपन देखते हैं, इस क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज, ये कौन सी होगी आपकी? 23। तो ये 23 की होगी, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा ये आपका पार्ट चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा 22 और 23 में।
ये एक और इमेज बेस है, देखो कितनी इमेज आई थी आपके 2022 में। ये आपका कौन सा होगा इमेज, ऐसे करके हैं, ये आपका होगा। देखो द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट FHS, देखो डायरेक्ट बता दिया इसने क्वेश्चन में। FHS ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है FHS में, मतलब फेटल हार्ट साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। नेम द इंस्ट्रूमेंट, देखो फेटल हार्ट साउंड को मेजर करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, इन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन था, फेटोस्कोप, दिस इज़ द फेटोस्कोप, फेटोस्कोप, दिस इज़ द फेटोस्कोप। तो इन्होंने अपने क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया था, तो ज़रूर याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, MS अपन बोल सकते हैं MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेल्स होती हैं, आप बोल सकते हो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अपन जो क्या होती है, जो किस में आती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, आपका CNS सिस्टम आता है ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसमें क्या होते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑप्शन को मिलाते हैं अपन, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द CNS, ये तो अपन ने बात की है कि यहाँ CNS में डीमाइलिनेशन होने से हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, ये तो नहीं हो सकता। डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड सेरोटोनिन, डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। डेफिशिएंसी तो उसमें अपन देख सकते हो कि हाँ, उसमें आपका डिप्रेशन में भी ये देखने को मिलता है, डोपामिन और सेरोटोनिन डिक्रीज देखने को मिलता है। और डिटेरियोरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली यहाँ पे कौन सी होगी आपकी, ओलिगोडेंड्राइट्स, ये भी पूछा जा सकता है, ओलिगोडेंड्राइट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MG माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। माइस्थेनिया ग्रेविस ये क्या होता है, इसमें देखने को मिलती हैं आपके रिलेटेड टू, अपन बोल सकते हैं रिलेटेड टू जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं माइनी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो मसल्स होती हैं ना, मसल्स, माइनी मसल्स, जो मसल्स का जंक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसमें यह देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस। ग्रेविस का मतलब रिलेटेड टू मसल, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। असेंडिंग वीकनेस मतलब फर्स्ट फेस में अपियर होना स्टार्ट होगा, देन आपकी लिम्स मतलब अपर लिम्स में देखने को मिलेगा, देन आपके लोअर लिम्स में देखने को मिलेगा। ये आपका माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, असेंडिंग वीकनेस अपन ने बात की, मतलब फेस से अपियर होगा, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन नहीं, शॉक देखने को मिलता है नहीं। थर्ड ऑप्शन में डिसेंडिंग वीकनेस नहीं, इसमें ये डिसेंडिंग वीकनेस नहीं देखने को मिलता है, असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना डिसेंडिंग वीकनेस किस में देखने को मिलता है, ये भी इससे थोड़ा सा अपोजिट है। तो डिसेंडिंग वीकनेस मतलब ये आपको मैं बता देता हूँ, आप फालतू में टेंशन में आ जाओगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा दोनों में अपन को डिफरेंस आ जाएगा। ये आपके GBS में देखने को मिलता है, GBS ग्वालिन बारे सिंड्रोम या ग्वालिन बारे सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग वीकनेस में क्या होगा, अचानक इसमें होगी आपका जो भी इमरजेंसी में होगा ना,
इसमें जो भी पेशेंट होगा वो इमरजेंसी कंडीशन में आएगा। देखो फर्स्ट इमरजेंसी कंडीशन में इसमें देखने को मिलेगा। इमरजेंसी कंडीशन में आपका जस्ट मान लो ये आपके चाइल्ड में देखने को मिलता है, मेनली चाइल्ड में देखने को मिलता है, चाइल्ड एज ग्रुप में देखने को मिलता है। ये कब होगा देख लो। डिसेंडिंग वीकनेस का मतलब ये पास आप समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। देखो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं आपका बेबी है मान लो, या चाइल्ड है, आपका चाइल्ड है, वो सो रहा है रात में, नाइट में सो रहा है, अचानक से उसके क्या हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। मतलब अचानक से बिना किसी कारण से पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो गया, मतलब सीवियर पेन के तौर पे देखने को मिलता है। सीवियर तौर पे आपके लिम्स में, लोअर लिम्स में, चाइल्ड में पैर, मतलब इमरजेंसी में उसके क्या देखने को मिलेंगे, पैरों में दर्द देखने को मिलेगा। देन उसके आपके अपर लिम्स में, मतलब जो आपके हाथ होंगे बेबी के या चाइल्ड के, उसमें पेन देखने को मिलेगा। फिर फेस पे आपको पैरालाइज साइड में ऐसा देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। तो और फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस अगर होगा, फेस पे आ गया, फिर आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो गया। मतलब डिसेंडिंग मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, जो आपका लोअर लिम्स होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होगा, पेन देखने को मिलेगा। तो ये लोअर लिम्स वीकनेस इसमें देखने को मिलता है, या डिसेंडिंग वीकनेस या लोअर लिम्स वीकनेस इसमें देखने को मिलता है GBS ग्वालिन बारे सिंड्रोम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तीनों डिजीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी GBS हो गई, MS हो गई, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और MG हो गया आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ये तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है असेंडिंग वीकनेस, और GBS में देखने को मिलता है डिसेंडिंग वीकनेस। GBS में आपका बेबी इमरजेंसी में, या चाइल्ड कोई भी पेशेंट होगा आपका इमरजेंसी की कंडीशन में आएगा। अगर आपका पेशेंट OPD में आ रहा है तो फर्स्ट आप क्या असेस करोगे, एयरवे असेस करोगे। अगर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है तो आप उसमें मतलब एयरवे इंसर्ट करवाओ, क्योंकि एयरवे देख लोगे, मतलब एयरवे असेस करोगे प्रॉपर तरीके से, एयर ले रहा मतलब सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन से इसकी क्या हो सकती है पेशेंट की, देन डेथ। मतलब डिसेंडिंग वीकनेस देखने को, लोअर लिम्ब वीकनेस, डिसेंडिंग वीकनेस, लोअर लिम्ब वीकनेस, अपर लिम्ब वीकनेस, फेस पैरालिसिस हो जाएगा, फेस पेन देखने को मिलेगा, फेशियल पेन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी मसल क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा, देन डेथ हो जाएगी। ये आपका पेशेंट होगा, इस कंडीशन में आएगा। अलग अलग कंडीशन में ये देख लेना, OT में आ गया पे, मतलब आपके OPD में आ गया, कॉमन अगर वार्ड में आ गया, या आपके ICU में आ गया, इन सारे की कंडीशन अलग अलग होगी। मतलब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप एक बार अपने नोट्स में ज़रूर देख लेना, क्या वो लिखा आया या नहीं लिखा आया, कमेंट में ज़रूर करके बता देना। मैं नहीं लिखा आया तो अपन नेक्स्ट इसी क्लास के बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं 12। द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डाइटी गॉड, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। देखो द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डाइटी, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। देखो गॉड का मैसेंजर बता रहा है अपने आप को, तो इसमें क्या देखने को मिलेगी, ग्रैंडियोसिटी देखने को मिल रही है। गॉड का नाम आते ही आप मतलब आँख बंद करके ये आंसर कर सकते हो, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन डिसऑर्डर कॉल्ड रिकेट्स। तो रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स देखने को मिलता है, जो क्या होगा, बोन मिनरलाइजेशन डिफेक्ट होगा इसमें। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा होगा आपका, रिकेट्स। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी is caused by the deficiency of Wernicke's encephalopathy. very 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 important, very very important। Wernicke's encephalopathy फ्रेंड्स, इस टॉपिक में ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी क्या होती हैं, आप कभी नहीं भूलोगे, हाँ कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
हाँ, इसमें आप आंसर तो दे दोगे, मतलब आप याद तो रख लोगे कि वर्निक एन्सेफेलोपैथी में थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है थायमीन की डेफिशिएंसी, ये तो नहीं पता ना, तो अपन बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है अल्कोहल पी रहा है, मान लो 10 ईयर से, लंबे समय, 10 ईयर एक लंबा समय होता है, तो ये व्यक्ति है तो लंबे समय तक क्या पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, तो उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी, आपके थायमीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी उस पेशेंट में देखने को मिलेगी। देन वो कोच क्या करेगा, वर्निक एन्सेफेलोपैथी, तो उसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन की, मतलब अपन बोल सकते हैं कि मेमोरी इम्पेयर्ड होगी ना, उसकी मेमोरी, अपन बोल सकते हैं मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाएगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, ऑटिज्म भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका होता है वर्निक एन्सेफेलोपैथी, इसमें थायमीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये तो आप इजली तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। हाँ, दे सकते हो ना कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, कि भैया ये तो आपके विटामिन्स की कमी से होता है। कौन से विटामिन्स की कमी से, तो कौन से विटामिन्स की कमी से, विटामिन ए, इस डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन होगी। कौन से में, ए के देख लो, सी नहीं, ए, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, कि हाँ मेरे को याद आ गया है कि इसमें इस कंडीशन को अपन और किस नाम से भी जान सकते हैं इसको, और एक आपकी होती है कोर्साकॉफ साइकोसिस, ये कोर्साकॉफ साइकोसिस, कोर्साकॉफ साइकोसिस, इन दोनों कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एमनेस्टिक डिजीज़। कौन सी, एमनेस्टिक, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, एमनेस्टिक डिसऑर्डर, एमनेस्टिक डिसऑर्डर, इन दोनों को एमनेस्टिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, अपन ने अभी बात की थी, और साथ में आपका क्या होगा, कॉन्शियसनेस में भी अफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रख लेना कि इसमें आपकी मेमोरी में भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, या अपन बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसके कारण कॉन्शियसनेस भी आपका अफेक्ट होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा उसमें। तो आई होप ये डेफिनेशन आपके एमनेस्टिक डिजीज़ की याद हो गई होगी। तो एमनेस्टिक डिजीज़ की ये डेफिनेशन है, तो भी ये सेम ही तो होगा, ये तो टाइप ही तो है, वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस एमनेस्टिक डिजीज़ के। तो एमनेस्टिक डिजीज़ का वन डेफिनेशन देख लेते हैं कि करेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। तो अपन ने बात की डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी एंड विच, ये अपन बोल सकते हैं उसके साथ में विद डिस्टर्ब्ड इन कॉन्शियसनेस, उसके साथ में कॉन्शियसनेस भी आपका डिस्टर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड एज एमनेस्टिक डिजीज। और इसके टाइप हैं, सब टाइप हो गए आपके वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण तो आपका कि इन दोनों की डिजीज़ का, कि अगर कोई व्यक्ति है लंबे समय तक अल्कोहल पीता है, जिसके कारण उसमें विटामिन की कमी होती है, मेनली विटामिन B1, अपन बोल सकते हैं थायमीन की कमी से ये आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, जो वर्निक एन्सेफेलोपैथी होता है, ये कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है। ये मोस्ट कॉमन कारण हो गया। सेकंड मोस्ट कॉमन कारण कि विटामिन कमी हो गई, जिसके कारण देखो अल्कोहल पी रहा है तो वो ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स को भी नहीं ले पाएगा, तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी देखने को मिलेगी इसमें। तो मोस्ट कॉमन आपका हो गया कौन सा, विटामिन B1, सेकेंड हो गया आपका माल न्यूट्रिशन, थर्ड आपका HIV एड्स में भी ये देखने को मिलेगा, HIV एड्स में भी ये देखने को मिलेगा, वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट बनता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, अपन ने बात की अगर आपका कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगा, तो अगर वर्निक एन्सेफेलोपैथी के बारे में बात करते हैं अपन अलग से अब, तो इसमें अगर आपका कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगा, जिसके कारण कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगा, तो पेशेंट आपका कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, कन्फ्यूज़न। उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, अटैक्सिया भी देखने को मिलेगा, और एक और कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट एंसेफेलोपैथी और कोर्सकॉफ साइकोसिस, इसमें देखने को मिलेगा आपका कन्फ्यूज़न हो गया, कन्फ्यूज़न, अटैक्सिया और ऑप्थेल्मोप्लेजिया इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्थेल्मोप्लेजिया ध्यान से लिख लेना। ये ट्राइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, आपके लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे। अगर नहीं लिखा हुआ होगा वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में तो ये 3 कंडीशन आप ऐड कर लेना। इसमें देखने को मिलेगा ऑप्थेल्मोप्लेजिया, कन्फ्यूजन और अटैक्सिया। ट्राइजेस्ट सिस्टम बना लेना, देखो ऐसा ट्राइजेस्ट सिस्टम, ऐसा ट्राइजेस्ट सिस्टम। यहाँ पे आप लिख देना कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे अटैक्सिया हो गया, यहाँ पे अटैक्सिया, यहाँ पे ऑप्थेल्मोप्लेजिया, यहाँ पे आप लिख देना ऑप्थेल्मोप्लेजिया यहाँ पे। तो ये कंडीशन अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, सेकंड अपन यहाँ पे लिख लेते हैं अटैक्सिया देखने को मिलेगा, और थर्ड यहाँ पे आपका ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा। ये ट्राइजेस्ट सिस्टम लिख लेना। ये किस प्रकार की अपन बोल सकते हैं, और एक ये भी लिख लेना, दिस इज़ द एक्यूट कंडीशन। ये एक एक्यूट कंडीशन होती है बस। और वापिस इसको कैसे किया सकता है, रिवर्सिबल, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जाएगा वो भी अपन देखेंगे। दिस इज़ द रिवर्सिबल कंडीशन। तो कैसे ठीक किया जाएगा, थायमीन रिप्लेसमेंट करेंगे ना। क्यों, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा ना, थायमीन डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको अपन रिप्लेस कर देंगे थायमीन के द्वारा। तो ये कंडीशन आपकी एक्यूट कहलाएगी, रिवर्सिबल कंडीशन कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड एज वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। आज इस टॉपिक के बारे में मतलब कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, मतलब पूरा का पूरा अपन ने डील कर लिया है वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। और कोर्सकॉफ साइकोसिस वो तो ये क्या होती हैं, इसमें क्या होता है पूरी की पूरी आपकी, मतलब इसमें थायमीन रिप्लेस कर दोगे तो मेमोरी वापस रिजर्व कर ली जाएगी, मतलब मेमोरी ठीक हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है ना, कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में कन्फ्यूजन भी आपका डिस्टर्ब होगा। एमनेस्टिक डिजीज़ ये आपकी कहलाएगी, जिसके कारण ये टाइप्स होते हैं वर्निक्स एंसेफेलोपैथी और कोर्सकॉफ साइकोसिस। तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में कन्फ्यूजन अपन ने देखा, अटैक्सिया देखा और ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखा। थायमीन रिप्लेसमेंट कर देंगे तो वो कंडीशन सारी ठीक हो जाएगी। तो कोर्सकॉफ साइकोसिस में ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं आपके एमनेस्टिक से। तो उसमें अपन कोर्सकॉफ में देख लेते हैं, कोर्सकॉफ से अपन लिख लेते हैं के लिख लेते हैं, हाँ के लिख लेते हैं ना, बिल्कुल लिख लेंगे। ये एक क्रोनिक कंडीशन होगी आपकी, वो एक एक्यूट थी तो ये एक क्रोनिक कंडीशन होगी। तो ये क्रोनिक कंडीशन है, तो क्रोनिक होगी तो क्या है, इरिवर्सिबल, कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल। दिस इज द इरिवर्सिबल कंडीशन। इट इज़ द इरिवर्सिबल कंडीशन कोर्सकॉफ साइकोसिस। कोर्सकॉफ साइकोसिस हो गया, जिसके कारण इसमें अपन अब डेफिनेशन बना लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन बनाएंगे। जो एमनेस्टिक डिसऑर्डर का था ना कि लॉस ऑफ मतलब डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, तो क्रोनिक होने की वजह से क्या होगी कि लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगी। एंड नॉट इन्वॉल्व, इसमें कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड नॉट इन्वॉल्व आपका कॉन्शियसनेस। तो जरूर लिख लेना। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि लॉस ऑफ मेमोरी एंड नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस, ये लिख लेना। कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ मेमोरी एंड नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड एज कोर्सकॉफ साइकोसिस। आई होप ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। एक बार प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपन ने बात की। तो ये क्वेश्चन को अपन ने कर लिया है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो प्रेगनेंसी के दौरान आप नहीं दोगे। तो रिफाम्पिसिन आप दोगे, इथाम्ब्यूटोल भी दोगे और आइसोनियाजिड भी दोगे। तो कौन सी ड्रग नहीं दोगे आप, ये आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रीफर नहीं करोगे, मतलब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आप नहीं लगाओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 4 से 5 बार मतलब नोट सेट में, ओनली फॉर नोट सेट में ये पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। बाकी तो और बहुत सारे एग्जामों में, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो इनमें से सारे के सारे क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन का, एक को छोड़ के। तो ड्राई माउथ, देखो ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, आई एंड लिप्स देखने को मिलेगा, मतलब ड्राइस देखने को मिलेगा, हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। सम अमाउंट्स ऑफ डार्क यूरिन देखने को मिलेगा। जो ड्राई एंड ब्रिटल नेल होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका ड्राई एंड ब्रिटल नेल डिहाइड्रेशन में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 18 फेशियल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज़। तो फेशियल फीचर क्या देखने को मिलेगा एडिसन डिजीज़ में, उसमें क्या देखने को मिलेगी, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा स्किन में, मून लाइक फेस, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, सेवलेन फेस और पपी फेस। तो आपके स्किन हाइपर पिगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। फेशियल फीचर पूछा गया है, मून लाइक फेस नहीं, फेशियल फीचर ये होगा स्किन हाइपर पिगमेंटेशन। ध्यान रख लेना, इसको थोड़ा सा गलत मत करके आना, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर आपका पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा से है, टेक फूड करेक्टली एज पर हर डाइट के अकॉर्डिंग, आप अपना फूड करेक्टली तरीके से ले रहा है, बट देयर वाज नो इंक्रीज इन वेट ऑब्जर्व, उसमें वेट ऑब्जर्व नहीं देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज वेट नहीं देखने को मिल रहा है। व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अबव पेशेंट है। तो इस प्रकार के पेशेंट में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील अंडर एंड आफ्टर अप टू 2 आवर्स तक। जो आपका पेशेंट है खाना खा लिया है तो उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे 2 घंटे के बाद तक अपन उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील, देखो ऑब्जर्व कब करना है, जब वो फूड ले रहा है, खा रहा है, खाना मील ले रहा है और उसके 2 घंटे के बाद तक भी अपन को उसको मॉनिटर करना है या ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवेल्स। देखो GTPL अपन को देखना है, जी गटपाल लिख लेते हैं, इसको भी अपन कर लेंगे गटपाल GTPL। तो दिस इज़ हर 3rd प्रेगनेंसी, तो जी से हो गया इसका G3। हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 38 वीक। तो टर्म प्रेगनेंसी कितनी हो गई, तो फर्स्ट चाइल्ड कितने पे डिलीवर हुआ 38 वीक पे, तो वो क्या होगा टर्म प्रेगनेंसी होगी। तो टर्म प्रेगनेंसी कितनी, 1 देखने को मिल रही है, 3-1 हो गया। और हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 34 वीक, तो उसका सेकेंड चाइल्ड 34 वीक पे देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द प्री टर्म डिलीवरी। तो प्री टर्म डिलीवरी से यहाँ पे अपन और 1 लिख देंगे। अबॉर्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है तो अबॉर्शन 0 लिख देंगे, बिल्कुल। तो लाइव बर्थ कितने होंगे, तो 3rd प्रेगनेंसी तो अभी चल रही है ना, दिस इज़ द 3rd प्रेगनेंसी पूछी गई, 3rd प्रेगनेंसी तो चल रही है। तो उससे पहले कितने बच्चे लाइव है, तो मरे तो नहीं है ना, प्री टर्म हुई है तो वो मरा तो नहीं, उसकी डेथ तो नहीं हुई ना, तो वो 2 होगा उसकी। तो ये देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन में है कि नहीं है, अपन ये देख लेते हैं। 31102 31101 नहीं है, गलत। 31102 दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। 20 क्वेश्चंस को अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आपके साथ में लेके आऊँगा, तब तक मेरे चैनल पे बने रहेगा। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।